हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में 30 दिन 30 मैराथन की क्लास में मॉक टेस्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमारे 3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं और आप उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्ले स्टोर जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला मॉक टेस्ट था हमारा वो था वेब डिज़ाइनिंग पर, दूसरा था हमारा पाइथन पर, तीसरा IoT पर आ चुका है पहले से। ये हमारा फर्स्ट पेपर यानी कि M1 R5 पर आधारित होगा, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स पर। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें इस वीडियो और पाने के लिए। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, O लेवल का एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव हुआ करेगा। जुलाई का जो एग्जाम वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या आपका इसमें, पहला प्रश्न आपका एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, यानी एडवेक का पूरा नाम पूछा है। इस तरह के कंप्यूटर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री का कंप्यूटर है। ठीक है, यानी कंप्यूटर हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये वाला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो आंसर क्या होगा इसका, एडवेक का पूरा नाम क्या है हमारा। तो आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ये पूछा है आपसे, तो आंसर क्या होगा इसका। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेरेंटी मार्क 1। ये हमारा पहला कमर्शियल यानी वाणिज्यिक कंप्यूटर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हमारे, एडवेक का पूरा नाम और पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है। अभी आपसे पूछा था एडवेक का पूरा नाम क्या है, अब पूछा आपसे यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होता है यूनिवेक का पूरा नाम, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसका पूरा नाम होता है, यूनिवेक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हिस्ट्री पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिएक की फुल फॉर्म क्या है। अब पूछा आपसे एनिएक, तो आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसका पूरा नाम होता है, एनिएक। और यूनिवेक का यूनिवर्सल होता है, एडवेक का होता है अभी देखा था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल वेरिएबल डिस्क्रीट कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने उसको भी देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था, यानी तीसरी पीढ़ी का पूछा है। जैसे 5 पीढ़ी आ चुकी है अब तक कंप्यूटर की, आपको पता है 5 पीढ़ी आ चुकी है कंप्यूटर की अब तक। तो यहाँ पे पूछा आपसे 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, सॉरी तीसरी पीढ़ी में, है ना। तीसरी पीढ़ी में पूछा आपसे तो क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम IC कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और IC की खोज किसने की थी, जैक किल्बी ने IC की खोज की थी। जैक किल्बी ने IC की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। यहाँ पे पूछा है चौथी पीढ़ी में। ठीक है, यहाँ पे चौथी पीढ़ी में पूछा, यहाँ पे पूछा था तीसरी पीढ़ी में। तो चौथी पीढ़ी से आंसर है हमारा VLSI। ठीक है, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, ये सही आंसर इसका हमारा। और वैक्यूम ट्यूब किस में था हमारा, ये वैक्यूम ट्यूब था हमारा फर्स्ट पीढ़ी का। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हमारे थे सेकंड पीढ़ी के, और ये तो है हमारा तीसरी पीढ़ी का, और ये हो जाएगा हमारा चौथी पीढ़ी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी के हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के, और VLSI चौथी पीढ़ी के, और ULSI 5वीं पीढ़ी के। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। तो मैंने आपको बताया था अभी ULSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपको हो जाएंगे सेकंड पीढ़ी के। ठीक है, सेकंड पीढ़ी में हो जाएंगे ट्रांजिस्टर, ये हो जाएगा आपका तीसरी पीढ़ी का, और ये है आपका फर्स्ट पीढ़ी का, और ये 5वीं पीढ़ी का है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, VLSI की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे पूछा आपसे VLSI का पूरा नाम क्या है, जो ये 4th पीढ़ी का कंपोनेंट है। ठीक है, यानी VLSI किसका कंपोनेंट है, ये 4th पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा आपसे ULSI का पूरा नाम क्या है, अभी पूछा था VLSI, अब पूछा ULSI की फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से है।
यानी कौन सा कंप्यूटर से प्रथम पीढ़ी से है, तो मैंने आपको भी बताया था ये तीनों कंप्यूटर कैसे हैं, ये प्रथम पीढ़ी के हैं और इनके पूरे नाम क्या होते हैं हम पहले इनके देख चुके हैं। ठीक है, शुरुआत में इनके क्वेश्चन के पूरे नाम क्या होते हैं पहले हम देख चुके हैं इसके। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो कि खास कार्य के लिए बनाया जाता है कहलाता है। यानी जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाए, हम क्या कहेंगे उसको, सॉफ्टवेयर ही तो कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी स्पेशल वर्क को ही करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी बूटिंग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी लोड करने की प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ये तो आपको पता ही होगा, इसकी डेफिनेशन ही होती है इंटरनेट की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर पर काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं पेपर में। तो लाइन बाय लाइन कौन करता है, ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेंज कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीडी में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसमें कौन सी तकनीक होती है डेटा को पढ़ने के लिए। तो सेंसर होगा हमारा उसका सही ऑप्शन नंबर डी, यानी लेजर का प्रयोग करते हैं डेटा को पढ़ने के लिए सीडी से, और लिखने के लिए भी हम लेजर का प्रयोग करते हैं, पढ़ने के लिए भी लेजर का ही प्रयोग किया जाता है सीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। यानी सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इसमें से, तो सेंसर क्या होगा इसका, हार्ड डिस्क। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोम में एकत्रित प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी रोम में जो प्रोग्राम एकत्रित होते हैं, स्टोर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है, फर्मवेयर, क्योंकि हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको फर्मवेयर कहा जाता है। फोर्ट्रान लैंग्वेज किसके लिए उपयोगी है, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। फोर्ट्रान लैंग्वेज किसके लिए उपयोगी होती है हमारी, ये तो ये होती है हमारे इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए उपयोग की जाती है साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा। ठीक है, यानी सॉरी इसमें है साइंस, यानी साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग में। ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो उसका आंसर वैसे साइंस नहीं होगा, इसका आंसर हमारा डी ही सही है। ठीक है, यानी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी फोर्ट्रान लैंग्वेज इंजीनियरिंग में प्रयोग की जाती है वैज्ञानिक पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3.5 इंच की जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, ये कितने डेटा को स्टोर करके रखती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ओ लेवल के और अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, कि 3.5 जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है इंच की, उसमें कितना डेटा स्टोर होता है, तो 1.44 MB। ठीक है, 1.44 MB डेटा को स्टोर कर पाती है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था। अभी देख चुके हैं पीछे, वैक्यूम ट्यूब होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन पूछा है यहाँ पे। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, IO डिवाइस मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे दिया गया सभी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हार्डवेयर और यूजर के बीच कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी लेयर होती है, यानी परत होती है, लेयर। ठीक है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। क्या लगा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो इस आंसर का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडो XP विंडो 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है, यानी हाइबरनेट का मतलब क्या होता है। आपने देखा भी होगा, जब आप रिस्टार्ट करने जाते हैं सिस्टम को या फिर सेट डाउन करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन हाइबरनेट का भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है उसको
बंद किए बिना सिस्टम को शट डाउन करना ही हाइबरनेट कहलाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यानी हाइबरनेट क्या होता है? तो कंप्यूटर को बंद कर दो पर प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो चलते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी जब ओएस को अपग्रेड करेंगे तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। बताइए आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बैकअप करेंगे क्रिटिकल डेटा का, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेके अपने सिस्टम में रख लेंगे, जिससे कि हमारा डेटा खत्म ना हो पाए, डिलीट ना हो पाए। ठीक है, तो जब भी अपडेट करें तो बैकअप करें क्रिटिकल डेटा का, इंपॉर्टेंट डेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम रन या फिर चलाना चाहते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्षमता होनी चाहिए? अगर आप एक से अधिक एप्लीकेशंस को एक बार में चलाना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? मल्टीटास्किंग की विशेषता होनी चाहिए। यानी आपका मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी एक समय में मल्टीटास्क को परफॉर्म कर सके, ये ऐसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? यानी कौन सा लागू नहीं करता है मल्टीटास्किंग को? तो ये हमारा MS-DOS, यानी डी आंसर सी इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी MS-DOS हमारा मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है हमारा इसमें? तो विंडो NT एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी हमारे तीनों पेज मेकर, विंडो XP, विनवर्ड XP, फोटोशॉप, ये हमारे सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का उपयोग बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, यानी फाइल को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? WinZip। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, WinZip। और आपने देखा भी फोल्डर बने का आता है RAR फाइल का होता है ना, RAR फाइल जो बनती है हमारी, RAR जो फाइलें होती हैं उसी को हम कंप्रेस करके बनाते हैं WinZip की सहायता से। ठीक है, काफ़ी छोटा साइज होता है जिससे हम अपनी फाइलों को इंटरनेट पर तेज़ी से अपलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं फाइलों को, इसीलिए कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू कैन ऐड टू अ स्लाइड? यानी आप एक स्लाइड में कितने व्यू ऐड कर सकते हैं? ठीक है, कितने व्यू जोड़ सकते हैं एक स्लाइड पर आप? अधिक से अधिक 10। ठीक है, यानी अधिक से अधिक आप 10 व्यू जोड़ सकते हैं एक स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये लिब्रे से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन आ गया सभी लिब्रे से। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग बिना प्रारूपित टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? यानी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है लिब्रे ऑफिस में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो एक्सेल में क्या आता है हमारा, वहाँ से टेक्स्ट को भी पेस्ट कर सकते हैं हम। फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग को पेस्ट ना करके हम सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो इम्प्रेस में इसकी शॉर्टकट की दी है, शॉर्टकट की हमारी Ctrl-Alt-Shift-V। ठीक है, काफ़ी बड़ी शॉर्टकट की है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, यानी Ctrl-Alt-Shift-V इतनी बड़ी शॉर्टकट की है, किसके लिए? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? ठीक है, इसमें तो रिटर्न में क्वेश्चन आते थे अच्छे खासे रिटर्न में, तो अब रिटर्न एग्जाम तो होगा नहीं, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह से। तो ये स्पेशल इफेक्ट होता है टू शो स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा ना, स्लाइड आपकी किस तरह से ओपन होनी चाहिए। जैसे अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड शो क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन दिखाता हूँ क्या होता है। देखो ट्रांजिशन, जैसे मैं अभी स्लाइड को अब यहाँ से हटाऊँगा अभी इस क्वेश्चन के होने के बाद, तब देखना आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन के लिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं इम्प्रेस में तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो Ctrl-Shift-F12। ठीक है, Ctrl-Shift-F12 होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए पावर पॉइंट उसमें इम्प्रेस में। ठीक है, लिब्रे इम्प्रेस। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन काम करेगा। देखो मैं स्लाइड को हटाऊँगा तो ये देखिए, ये बार हमारा ट्रांजिशन था यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है? यानी डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो यहाँ पे होता है हमारा अनटाइटल्ड 1। ठीक है, पावर पॉइंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1, और यहाँ पे क्या होता है? अनटाइटल्ड 1। ठीक है, वहाँ पे पावर पॉइंट में होता है प्रेजेंटेशन 1 और यहाँ पे होता है अनटाइटल्ड 1। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ कितना होता है? यानी आप इम्प्रेस में कम से कम साइज़ कितना कर सकते हैं? तो 5%।
ठीक है, ये MS वर्ड पे भी लागू होता है, यानी MS वर्ड नहीं, उसमें लिब्रे वर्ड जो होता है हमारा लिब्रे का, उस पर भी ये लागू होता है। ठीक है, राइटर होता है, राइटर ध्यान है। ठीक है, यानी जो हमारा लिब्रे का राइटर होता है, राइटर, उस पर भी हमारा ये इतना ही होता है 5%। और जो हमारा कैल्क होता है, कैल्क, लिब्रे का कैल्क, उस पर भी 5% न्यूनतम जूम कर सकते हैं, और इम्प्रेस पर भी 5% का न्यूनतम जूम कर सकते हैं, कम से कम जूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस के किस मेनू में आपको स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो व्यू मेनू में मिलेगा आपको ये, यानी स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन आपको व्यू मेनू में मिलेगा इम्प्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ट्रांजिशन इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस में कौन सा ट्रांजिशन उपलब्ध नहीं है। तो फ्लाई इन ये वाला नहीं होता है, बाकी हमारे फ्लैट, रिजॉल्व, डायगोनल, ये हमारे ट्रांजिशन उपलब्ध हैं इम्प्रेस में। ठीक है, फ्लाई इन नाम से कोई होता नहीं है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आ गया इंटरनेट से आधारित। ठीक है, इंटरनेट पर आधारित क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या आपका, पहला प्रश्न इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन यानी IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है। तो से सबको पता होगा आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी 128 बिट होता है, हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का IP एड्रेस कितना होता है। तो सेंसर का हमारा 32 बिट, और यहाँ पे ये गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये हेक्सा नहीं होगा, इसको हम डेसिमल में दिखाते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये कितने का होता है, 32 बिट का होता है IPv4, और IPv6 होता है 1 से 28 बिट का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, OSI मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है, यानी लेयर्स कितने होते हैं OSI मॉडल में। तो 7 होते हैं। ठीक है, यानी 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। कौन कौन से होते हैं, तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फिजिकल और डेटा लिंक, इस तरह से 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है, हमारा ईमेल होता है वो किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, ये वाला लेयर, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज ईमेल करता है। तो सेंसर का हमारा FTP। ठीक है, यानी FTP का यूज करता है, ये SMTP को नहीं, SMTP को तो हमारा ईमेल का ही प्रोटोकॉल है, इसीलिए। तो सेंसर जगह हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी FTP का यूज करता है ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है, यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से क्या संभव है, यानी तो सेंसर का हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही, यानी उपकरणों के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को, ठीक है, डिवाइस के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव बनाता है हमारा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी सिग्नल को चेंज करना, 0 में 0 से फिर से एनालॉग बनाना ही काम होता है इसका। तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है मॉडेम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, तो ट्विटर, यानी ट्विटर में हम माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि उसमें हम 254 ही अक्षर भेज पाते हैं एक बार में। ठीक है, ट्विटर पर, तो इसीलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्डप्रेस, टाइपपैड, एक्सप्रेशन इंजन एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन बी यूज्ड फॉर, यानी वर्डप्रेस, टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमारे ब्लॉगिंग टूल्स हैं ये। ठीक है, इनके द्वारा हम ब्लॉगिंग को करते हैं, वर्डप्रेस, टाइपपैड के द्वारा। आपने देखा ना, वर्डप्रेस काफ़ी फ्री उपलब्ध कराता है काफ़ी चीज़ें। ठीक है, यानी वर्डप्रेस पर आपकी काफ़ी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को बना के ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे सभी ब्लॉगिंग टूल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपने देखा ना, आधार कार्ड कौन बनाता है, हमारे ये तो बनाता है UIDAI। ठीक है, तो इसी द्वारा आधार कार्ड बनाए जाते हैं हमारे। तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है,
यानी उमंग का पूरा नाम पूछा है, और एक ऐप काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा, ठीक है। इस उमंग ऐप पर हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओ लेवल में, उमंग ऐप पर। तो पूरा नाम क्या है इसका? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग ऐप का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केवाईसी से क्या आशय है, यानी केवाईसी का पूरा नाम होता है नाउ योर कस्टमर, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आधार कार्ड क्या है? तो आधार कार्ड ये हमारा 12 डिजिट का एक नंबर कार्ड होता है, और एक आइडेंटिटी कार्ड है इश्यू बाई UIDAI, यानी आधार कार्ड हमारा एक 12 नंबर का एक कार्ड होता है जिसको UIDAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी इशू किया गया है, ठीक है। और इसका पूरा नाम अभी देखा था आपने, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है आपने अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या होता है? अटैच आधार विद बैंक अकाउंट, यानी आधार कार्ड को बैंक से अटैच कराना ही आधार सीडिंग कहलाता है, ये तो आपने सुना भी होगा टर्म्स। अब क्वेश्चन आपका ABRS की फुल फॉर्म क्या है? यानी ABRS की फुल फॉर्म है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस ABRS का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AEPS का फुल फॉर्म क्या है? तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, आपको इसको बुक में अच्छे से इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको मिनी बैंक भी कहते हैं इसको, ठीक है, यानी मिनी बैंक मिनी ATM भी कहा जाता है इसको, जैसे कि दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ तक पहुँचा जा सके, इसके लिए AEPS सेवा को शुरुआत की गई है। पैन का पूरा नाम क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड का पूरा नाम।